हाय एवरीवन। हम आज थर्मोडायनेमिक्स का पेपर स्टार्ट कर रहे हैं और उसका हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है हीट इंजन, ऊष्मा इंजन। तो ऊष्मा इंजन को सबसे पहले देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो हीट इंजन हमारे पास ऐसी डिवाइस होती है जो कि हीट को कन्वर्ट करती है किसमें, मैकेनिकल वर्क में। मैकेनिकल वर्क में यानी ऊष्मा को यांत्रिक कार्य के अंदर बदलती है, ऐसी डिवाइस को हम कहते हैं हीट इंजन। तो यहाँ पर हमारे पास जो हीट इंजन होता है, अगर उसमें जो प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब होता है उत्क्रमणीय। अभी उत्क्रमणीय या फिर रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने वाटर लिया है, ठीक है, अगर हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम कंडीशंस को उल्टा उलट देते हैं, यानी टेम्परेचर कम करने से अगर ये आइस में कन्वर्ट हुआ है, तो इसी आइस का अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वापस अपनी इनिशियल स्टेट में ये पहुंच जाएगा। इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल कहते हैं। इसका उल्टा होता है इरिवर्सिबल, अनुक्रमणीय। उसमें क्या होता है कि अगर इनिशियल स्टेट से किसी पर्टिकुलर स्टेट पे आप पहुंच गए तो वापस कंडीशंस को उलटने के बावजूद भी इनिशियल स्टेट पे हम नहीं पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रिक्शन से जो हीट जनरेट होती है, गाड़ियां जब रोड पे चलती है तो फ्रिक्शन की वजह से उनके टायर क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, वहां पर हीट का जनरेशन हुआ है। लेकिन उस हीट को हम वापस गाड़ी चलाने के लिए काइनेटिक एनर्जी के काम में नहीं ले सकते। यानी गाड़ी के चलने से ये हीट जनरेट हुई है तो वापस इस हीट को गाड़ी चलाने के काम में आ जाना चाहिए, तब तो रिवर्सिबल हो जाता, बट ये पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए ये प्रोसेस हमारे पास क्या हो जाता है, इरिवर्सिबल हो जाता है। तो कार्नो नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, कार्नो नाम के साइंटिस्ट ने एक हीट इंजन बनाया था जिसमें उसने रिवर्सिबल प्रोसेस को काम में लिया था। यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस चलता है इसके अंदर, कार्नो के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास जो कार्नो इंजन है उसका डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इसमें हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखो, यहाँ पर एक सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन लगा हुआ होता है, लिखा हुआ यहाँ पे फ्रिक्शनलेस पिस्टन, यानी फ्रिक्शन नहीं है इस पिस्टन में, स्मूथली इसके अंदर आ जा सकता है ये, और इसके अंदर के वॉल्यूम को कम ज्यादा या फिर प्रेशर को कम ज्यादा कर सकता है। ये हमारे पास सिलेंडर है। इंसुलेटिंग वॉल्स, इस सिलेंडर की जो साइड वाली दीवारें हैं ये इंसुलेटर की बनी हुई है, तो एटमॉस्फेयर के साथ ये किसी तरह का हीट एक्सचेंज नहीं करती है। लेकिन इसका जो बेस है वो कंडक्टर से बना हुआ है, यानी कि नीचे से ये हीट का एक्सचेंज यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर सोर्स है, हीट सोर्स है, इसका टेम्परेचर होता है T1, ओके। T1 टेम्परेचर सोर्स है, तो ये बेसिकली क्या होता है, हीट रिजर्वर होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं ऊष्मा भंडार। अब हीट रिजर्वर क्या होता है, ऐसा, ये बेसिकली हीट रिजर्वर ऐसा रिजर्वर होता है जिसकी हीट कैपेसिटी ऊष्माधारिता कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। अब हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस सोर्स से चाहे आप कितनी भी हीट ले लो या चाहे आप इसको कितनी भी हीट दे दो, इसका टेम्परेचर कभी नहीं बदलता है, T1 कांस्टेंट रहता है। सिमिलरली दूसरा हमारे पास यहाँ पर हीट रिजर्वर होता है जिसे हम ऊष्मा सिंक कहते हैं, इसे ऊष्मा स्रोत कहते हैं और इसे ऊष्मा सिंक कहते हैं। हम क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर T2 पे मेंटेन रखते हैं। अगेन इसकी हीट कैपेसिटी भी इनफाइनाइट होती है, यानी इसमें भी कितना हीट डाल दो या कितना ही बाहर निकाल लो, इसका भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। बीच में यहाँ पर हमारे पास इंसुलेटिंग पैड या फिर इंसुलेटर का बना हुआ स्टैंड होता है, जिसमें क्या होता है, इसकी चारों दीवारें इंसुलेटर की बनी हुई होती है, यानी इसके ऊपर जब आप कोई भी बॉडी रखोगे तो ये ना तो उससे हीट लेगा ना ही उसको हीट देगा। तो ये इंसुलेटिंग स्टैंड हमारे पास होता है। अब यहाँ पर प्रोसेस क्या क्या होते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सिलेंडर के अंदर आइडियल गैस भरी हुई होती है, ओके। इस सिलेंडर के अंदर हमारे पास आइडियल गैस भरी हुई होती है। अब सबसे पहले इस सिलेंडर को उठा के हम किस पे रखते हैं, सोर्स T1 पे रखते हैं। इस सोर्स के ऊपर यहाँ पर इस तरह से इसको सिलेंडर को पुट कर देते हैं। तो सिलेंडर जैसे भी इसके अंदर पुट हो चुका है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका ये जो पिस्टन का, क्योंकि पिस्टन को ऑब्वियसली पिस्टन का शुरुआत में इस गैस के ऊपर पिस्टन दबा हुआ है, तो अंदर से जो गैस है उसका कोई ना कोई प्रेशर तो है। तो शुरुआत में हम क्या करते हैं, इस पिस्टन से ऊपर की तरफ पिस्टन को खींचते हैं, यानी थोड़ा हल्के हाथों से उसको खींचते हैं, जिससे क्या होता है कि गैस के ऊपर लगने वाला प्रेशर क्या होने लग जाता है, घटने लग जाता है, और गैस में एक्सपांशन होता है, गैस का वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब गैस फैलती है तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाते हैं। दूर दूर जाने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, आपस में बने हुए बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें वांडरवाल बॉन्ड तो होता ही है, राइट।
उनमें वान डेर वाल बॉन्ड तो होता ही है, तो तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी चाहिए तो वो एनर्जी कहाँ हमारे पास यहाँ पर क्या होता है कि गैस जो है वो अपनी इंटरनल एनर्जी काम में ले लेती है उसको तोड़ने के लिए। लेकिन उसकी वजह से तो उसकी एनर्जी घट जानी चाहिए, बट उसकी एनर्जी घटती नहीं है क्योंकि वो किसके कॉन्टेक्ट में रखा हुआ है? इस सोर्स T1 के कॉन्टेक्ट में रखा हुआ है। तो अगर उसकी एनर्जी डिक्रीज़ भी होती है, तो ये सोर्स उसको एनर्जी कंटिन्यू सप्लाई करता रहता है और उसका टेम्परेचर T1 बनाए हुए रखता है कांस्टेंट। क्योंकि मैंने बताया था सोर्स से अगर आप कितनी भी एनर्जी ले लो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका टेम्परेचर घटता या बढ़ता नहीं है। तो शुरुआत में हम क्या करते हैं कि जो गैस होती है वो सपोज़ A पॉइंट पे है और उसका प्रेशर PA है और उसका वॉल्यूम VA है। उसके बाद उस गैस को हमने इस सोर्स पे रखा और उसको फैलने दिया, उसका प्रेशर घटा दिया। तो देखो घटाने के बाद क्या होगा, वो फैलेगी, उसके अंदर एक्सपांशन होगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो देखो यहाँ से इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए कहाँ पर पहुंच जाती है, मान लीजिए बी पॉइंट पर पहुंच गई। तो ग्राफ आपको दिख रहा होगा, वर्टिकल एक्सिस में पी है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में वी है। तो क्योंकि जब वो फैलती है तो पिस्टन ऊपर खिसक रहा है तो उसका प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये ग्राफ डिक्रीजिंग है। तो देखो प्रेशर यहाँ से लेके बी तक आ गया, तो ऑब्वियसली प्रेशर की वैल्यू घट गई। साथ में क्योंकि वो फैली है तो उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ए से बी तक आने में उसका वॉल्यूम बढ़ गया। तो ये प्रोसेस के ड्यूरेशन में उसका टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था क्योंकि वो किसके कांटेक्ट में थी, सोर्स T1 के हीट रिजर्वर के कांटेक्ट में थी। सो यहाँ पर हम इस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपांशन या फिर समतापी प्रसार, क्योंकि इसमें टेम्परेचर उसका चेंज नहीं हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका टेम्परेचर कितना था, T1 बना रहा। अब इस सिलेंडर को यहाँ से उठा के हम किस पे पुट कर देते हैं, इस इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख देते हैं। इस इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखने के बाद और हम क्या करते हैं, पिस्टन को और ऊपर की तरफ थोड़ा-सा खींच लेते हैं, जिससे अभी फिर से उसमें क्या हो रहा है, गैस का वॉल्यूम और बढ़ेगा। गैस का वॉल्यूम बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, गैस के मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे और इस बार तोड़ने के लिए एनर्जी कहीं से नहीं मिल रही है। पिछली बार तो कहाँ से मिल गई थी, T1 वाले सोर्स से मिल गई थी। इस बार कहीं से नहीं मिल रही है, तो होगा क्या इस बार? इस बार वो अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी यूज़ करेगी गैस, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर घट जाएगा क्योंकि ये तोड़ने में काम में आ गई उसकी इंटरनल एनर्जी, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस बार जब देखो बी से लेके अब अगेन क्योंकि हमने प्रेशर और घटाया है तो और देखो ग्राफ कैसा जा रहा है, इधर जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और अभी और वो फैल रही है तो वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। तो देखो बी का वॉल्यूम कम है और सी का वॉल्यूम ज्यादा है। अब वो गैस आ चुकी है सी पर, लेकिन क्योंकि इस ड्यूरेशन में उसका टेम्परेचर चेंज हुआ है क्योंकि उसने खुद की एनर्जी काम में ली है, तो ये आइसोथर्मल तो नहीं होगा, समतापी तो नहीं होगा। तो हम उसका एक्सपांशन तब तक करते हैं जब तक उसका टेम्परेचर घट के कहाँ तक ना हो जाए, T2 तक ना हो जाए। यहीं पे रखी हुई है, यहीं पे रखे रखे हम उसका टेम्परेचर कितना कर लेंगे, T2। मान लीजिए वो उस पॉइंट पर सी पे आ जाती है तो यहाँ उसका प्रेशर PC है, वॉल्यूम VC है, टेम्परेचर T2 है। यहाँ पर PB है, VB है और टेम्परेचर T1 ही था। अब उस सिलेंडर को उठा के कहाँ पुट करते हैं हम, सिंक पर पुट कर देते हैं। तो सिंक पर पुट करने से क्या होगा हमारे पास, सिंक पर पुट करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको कंप्रेशन करेंगे। यहाँ पर हमने उसको सिंक पर पुट कर दिया है। सिंक पर पुट करने के बाद अब पिस्टन को हम नीचे की तरफ दबाएंगे। नीचे की तरफ दबाने से उसका प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम घटेगा, सॉरी वॉल्यूम घटेगा। वॉल्यूम घटने के साथ साथ उसका टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो तो सिंक के कांटेक्ट में है। तो सिंक के कांटेक्ट में अगर उसके टेम्परेचर में कुछ बदलाव होता भी है तो ये कंडक्टिंग सरफेस होने की वजह से उसको जितना भी टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है उसको कंटिन्यू उसका टेम्परेचर T2 मेंटेन रखेगा। तो यहाँ से होगा क्या, सी से लेके वो डी तक आ जाएगी, क्योंकि यहाँ रखे रखे हमने पिस्टन को ऊपर खींचा है तो प्रेशर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो देखो ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, तो प्रेशर तो हुआ इंक्रीज और वॉल्यूम हुआ डिक्रीज। तो डी तक आ चुके हैं हम, ठीक है। डी पर आने के बाद उस सिलेंडर को वापस उठा के कहाँ रख देंगे, इस स्टैंड के ऊपर रख देंगे। इस स्टैंड के ऊपर रखने के बाद हम वापस पिस्टन को और ऊपर खींचेंगे। तो पिस्टन को और ऊपर खींचने से और उसका प्रेशर क्या होगा,
कम होगा हमारे पास, और यहाँ पर क्या हो जाएगा उसका टेम्परेचर जो होगा इस बार वो क्या होगा, क्योंकि कंप्रेशन आ रहा है, कंप्रेशन से टेम्परेचर बढ़ता है, तो हम कंप्रेशन तब तक करेंगे जब तक वो अपनी शुरुआती पोजीशन तक वापस यानी ए पॉइंट तक वापस नहीं आ जाती है, क्योंकि ए पॉइंट पर टेम्परेचर उसका कितना था, T1 था। तो ये पूरा हमें एक साइकिल मिल चुका है और इस साइकिल को हम कहते हैं कार्नो साइकिल। इस साइकिल को हम कहते हैं कार्नो साइकिल। अब यहाँ पर दो प्रोसेस के नाम तो मैंने आपको बता दिए, आइसोथर्मल एक्सपांशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो जो स्टैंड पे रखे रखे हम जब उसको फैलने दे रहे थे और स्टैंड पे रखे रखे हम उसको कंप्रेस कर रहे थे, उस दौरान क्या हो रहा था, साइड की दीवारें तो इंसुलेटर की बनी हुई है और नीचे वाला सरफेस भी, क्योंकि स्टैंड पे रख दिया था हमने उसको, तो ये भी क्या हो चुका है, इंसुलेटर का हो चुका है। यानी सिलेंडर पूरा पैक है, चारों दीवारें इंसुलेटर की बनी हुई है, तो बाहर से कोई हीट जो है ना तो आ सकती है अंदर और ना ही जा सकती है। तो जब बाहर से कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, तो इस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। जब एक्सपांशन हो रहा था तो एक्सपांशन नाम दे देंगे, जब कंप्रेशन होता तो कंप्रेशन नाम दे देंगे, क्योंकि पूरे प्रोसेस में दो बार हमने उसको स्टैंड पे रखा था, एक बार हमने उसको फैलने दिया था और एक बार हमने उसको कंप्रेस कर दिया था। तो यहाँ पर ये हमें कार्नो साइकिल मिलता है। अब हमें क्या करना है, इन चारों प्रोसेस में वर्क डन निकालना है। तो सबसे पहला प्रोसेस हमारा था आइसोथर्मल एक्सपांशन। आइसोथर्मल एक्सपांशन जिसे हम कहते हैं समतापी प्रसार। ओके, तो यहाँ पर कर्व में आपको पता ही है, शुरुआत में वो ए पॉइंट पे था, तो ए से लेके और वो बी तक आया था। तो यहाँ पर पीए और T1 टेम्परेचर था, यहाँ पर पीबी, वीबी और T2 टेम्परेचर, सॉरी T1 ही था, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज होगा ही नहीं ना, आइसोथर्मल है। तो इस प्रोसेस में टोटल वर्क डन कितना होगा, तो हम थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ अगर आपने पढ़ा हो तो वो हमारे पास होता है dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw, यानी कितनी हीट हमने सिस्टम को दी, उसकी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ और उसने सिस्टम ने कितना काम किया या हमने उससे कितना काम ले लिया। क्योंकि यहाँ पर समतापी यानी टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी किसी सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो टी कांस्टेंट होने की वजह से डी यू क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो। तो जो हीट है यहाँ पे हमारे पास वो किसके इक्वल हो जाएगी, वर्क डन के इक्वल हो जाएगी। और वर्क डन का फॉर्मूला हम जानते हैं कितना होता है, पीडीवी होता है, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक जाना है हमें, ए से लेके बी तक जाना है। तो हम जानते हैं गैस इक्वेशन से पीवी का फॉर्मूला होता है आरटी, वैसे एनआरटी होता है, सपोज एन इज इक्वल टू 1 मोल हम यहाँ पर ले रहे हैं। और इस पूरे प्रोसेस में जो टेम्परेचर है वो कितना है, T1 ही मेंटेन है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं T1, ठीक है। तो पीवी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा T1। तो यहाँ से पी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, आर T1 अपॉन वी, और ये प्रेशर जो है ये उठा के हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो वर्क डन हमारे पास कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन आर T1 अपॉन वी, साथ में डीवी आ जाएगा। ओके, आर कांस्टेंट है, T1 भी कांस्टेंट है, तो हमारे पास हो जाएगा डीवी बाई वी। डीवी बाई बी का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारे पास होता है लॉग में होता है, तो हम यहाँ पर कर देंगे लॉग, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास फाइनल वॉल्यूम कितना हो रहा है, वीबी, और इनिशियल वॉल्यूम कितना हो रहा है, वीए। तो हमारे पास ये हो जाएगा लॉग वीबी अपॉन वीए। ओके, सो ये हमारे पास वर्क डन हो चुका है। अगर हम इसे ये ई बेस में होता है, अगर हम इसे टी में कन्वर्ट करें तो टोटल हमारे पास Q1 इज इक्वल्स टू W1 कितना आ जाएगा, 2.303 आर T1 लॉग 10 VB अपॉन VA। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, दूसरा वाला प्रोसेस हमारे पास था एडियाबेटिक एक्सपांशन। एडियाबेटिक एक्सपांशन, रुद्धोष्म प्रसार, ठीक है। ये हमें कहाँ से कहाँ तक ले जाएगा, बी से सी तक ले जाएगा। तो ग्राफ में हमें कहाँ पर दिखाई देगा, ये ए से बी तक तो यहाँ पर आ गए थे अपन डिक्रीज होते होते, अब बी से सी पर अब आना है अपन को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है पीबी वीबी टेम्परेचर T1, और यहाँ पर है पीसी वीसी, टेम्परेचर चेंज हो चुका था, इसके अंदर कितना हो चुका था, T2। एक्चुअल में इसके अंदर हमारे पास क्या है, हीट में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, तो W2 निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास,
PdV हो जाएगा। अब हम जानते हैं रुद्धोष्म गैस की एडियाबेटिक जो गैस होती है इक्वेशन, वो हमारे पास होती है PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। आई होप ये फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, जहां पर गामा क्या होता है Cp अपॉन Cv। ये कांस्टेंट हीट कैपेसिटी होती है कांस्टेंट प्रेशर पे, और ये होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि B पॉइंट और C पॉइंट पर है, तो ये रिलेशन से हमें क्या मिल जाएगा, PB VB रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू PC VC रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तब सपोज वो कांस्टेंट हम क्या मान लेते हैं, K मान लेते हैं। ओके, सो हम वर्क डन के फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, तो W इज इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, कांस्टेंट K है, तो इस इक्वेशन से अगर मैं P की वैल्यू निकालूं यहाँ से, तो वो कितनी आ जाएगी, इस इक्वेशन से P की वैल्यू कितनी आ रही है, K अपॉन V की पावर गामा, राइट। तो वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो प्रेशर की जगह आ जाएगा K अपॉन V रेज टू पावर गामा, और ये हो जाएगा वॉल्यूम हमारे पास dV। K तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और V की पावर गामा का जो इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा, माइनस गामा प्लस वन, माइनस गामा प्लस वन, राइट। और कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, VB से लेके VC तक, तो लिमिट पुट कर देंगे इसकी। तो लिमिट पुट करने के बाद ये हमको क्या मिलेगा, कि VB की पावर 1 माइनस गामा माइनस के VC की पावर 1 माइनस गामा, और नीचे हमें मिल जाएगा गामा माइनस वन। देखो यहाँ 1 माइनस गामा आता, पर पहले C लगता, तो मैंने लिमिट एक्सचेंज कर दिया, उसकी वजह से एक्स्ट्रा माइनस साइन आ गया, तो ये हमें मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब हम अभी अभी हमने देखा कि PB VB की पावर गामा हमारे पास कितना था, K था, साथ में PC VC की पावर गामा भी कितना था, K था। तो इस K की जगह हम रखते हैं PB VB की पावर गामा, साथ में VB की पावर 1 माइनस गामा तो है ही, और इस वाले K की जगह हम रखते हैं PC VC की पावर गामा, और ये 1 माइनस गामा तो है ही, यहाँ पर हो जाएगा गामा माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो V की पावर गामा और V की पावर माइनस गामा, तो गामा से गामा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर हमको मिल जाएगा PB VB माइनस PC VC अपॉन गामा माइनस वन। हम जानते हैं PV क्या होता है, RT होता है, लेकिन जब पॉइंट B था तो उस वक्त टेम्परेचर कितना था, T1 था, और जब पॉइंट C आ चुका था तब तक टेम्परेचर कितना हो चुका था, T2। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे RT1 माइनस RT2 अपॉन गामा माइनस वन। तो ये हमारे पास हो चुका है W2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन नंबर 3 की बात करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 के इक्वेशन नंबर नहीं, प्रोसेस नंबर 3। प्रोसेस नंबर 3 हमारे पास क्या था, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, जिसे हम बोल सकते हैं समतापी संपीड़न। ओके, ये कहाँ से कहाँ तक था, सी से लेके डी तक था हमारे पास। तो ग्राफ में देख लेते हैं इसको, तो ये ए से बी था हमारे पास, बी से सी था हमारे पास, सी से डी था हमारे पास, ये सी था ये डी था, ठीक है। तो यहाँ पर अपन आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें पता है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था, क्योंकि आइसोथर्मल मतलब समतापी है। यहाँ पर पीसी वीसी हो जाएगा और यहाँ पर पीडी वीडी हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास, क्योंकि आइसोथर्मल है, तो हीट में तो कोई इंटरनल एनर्जी में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, सो Q विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, W, राइट। तो Q3 ले लेते हैं इसको, या फिर Q2 ले लेते हैं, सॉरी, क्योंकि सेकंड वाले में तो एडियाबेटिक था तो कुछ मिला ही नहीं था अपन को, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास, या फिर क्योंकि थर्ड प्रोसेस है तो चलो यार इसको Q3 लेते हैं ताकि कंफ्यूजन हमें ना हो। सेकेंड वाले में देखो एक बार, सेकेंड वाला प्रोसेस कैसा था हमारे पास, देखो एडियाबेटिक था, है ना। एडियाबेटिक में Q2 की वैल्यू ध्यान रखना 0 आएगी, क्योंकि एडियाबेटिक में हीट एक्सचेंज नहीं होती है। तो Q3 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, W3 के इक्वल हो जाएगा, और हमें क्या लगाना है, PdV लगाना है। अगेन हम जानते हैं यहाँ पर P को हम ले लेंगे RT बाई V, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास RT अपॉन V। तो टेम्परेचर इसमें क्या था, RT2 था, हमारे पास हो जाएगा DV। सो RT2 कांस्टेंट है, DV बाई V आ जाएगा। तो ये हो जाएगा RT2 ln V हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक जाना है, C से लेके D तक जाना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, RT2 log ऑफ VD बाय VC, या फिर हम माइनस R2 log ऑफ VC बाय VD भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि log के अंदर पावर उल्टा करने से माइनस बाहर आ जाएगा। सो दिस इज W3, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। फोर्थ प्रोसेस हमारा लास्ट में क्या था यहाँ पे, एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन, रुद्धोष्म संपीड़न।
ठीक है, ये कहाँ से था, डी से वापस शुरुआती पोजीशन ए में आने में। तो डायग्राम में देखते हैं तो ए से बी थे, फिर बी से सी थे, फिर से डी थे, यहाँ से यहाँ तक हमें मिला, तो ये डी पॉइंट था, ये ए था। तो यहाँ से यहाँ टेम्परेचर तो है T2 और यहाँ पर आते आते टेम्परेचर कितना हो गया T1। तो इस बार टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर अपन क्या लगाएंगे, W4 की वैल्यू हमें मिलेगी इंटीग्रेशन PdV और PV की पावर गामा इज इक्वल टू अगेन हम K ले लेंगे। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, K अपॉन V की पावर गामा dV मिल जाएगा, K कांस्टेंट आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस गामा -1 और हमारे पास लिमिट कहाँ से कहाँ तक चली जाएगी, VD से लेके VA तक इसकी लिमिट चली जाएगी। अगेन हम K को क्या लिख सकते हैं, PD VD की पावर गामा और इसी K को हम लिख सकते हैं PA VA की पावर गामा। तो यहाँ पर इस K को जब लिमिट पुट कर देंगे और एक बार K को जब A के साथ में होगा, जब VA वाली लिमिट रखेंगे तब ये रखेंगे K को और जब VD वाली लिमिट रखेंगे तब ये रखेंगे, जैसा W2 के टाइम पे किया था। तो W4 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा R T2 माइनस T1 अपॉन गामा -1। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो नेट काम हमारे पास टोटल वर्क कितना आ चुका है पूरे सर्कल में, पूरे साइकिल में, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, ये हमारे पास नेटवर्क डन आ जाएगा। सो वैल्यू पुट करते हैं, W1 हमारे पास क्या था, RT1 log VB अपॉन VA था, प्लस W2 आया था RT1 माइनस T2 अपॉन गामा -1। W3 हमारे पास आया था RT2 log ऑफ VC बाई VD और W4 आया था माइनस RT1 माइनस T2 अपॉन गामा -1। इसमें से ये देखो माइनस बाहर ले लेंगे तो T1 माइनस T2 हो जाएगा। तो ये टर्म हमारे पास क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए और यहाँ हमको मिल रहा है RT1 log VB अपॉन VA माइनस T2 log VC अपॉन VD। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ओके, अब हम क्या करते हैं, अगर ये ग्राफ अपन देखें यहाँ पर A से लेके B और B से लेके C, तो BC हमारे पास कौन सा प्रोसेस था, एडियाबेटिक था। तो एडियाबेटिक की इक्वेशन हमको पता है, ये W आया था हमारे पास नेट। एडियाबेटिक की इक्वेशन हम जानते हैं, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, राइट। और इस P को हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं PV इज इक्वल टू RT होता है, तो P को हम क्या लिख सकते हैं, RT बाई V, राइट, RT बाई V और साथ में क्या आ जाएगा, V की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V की पावर गामा और नीचे V की पावर 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे V की पावर गामा -1 और ये R क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट के साइड में भेज दो, तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो एडियाबेटिक प्रोसेस की एक दूसरी इक्वेशन भी हमारे पास होती है, TV की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब कौन कौन से प्रोसेस पे अप्लाई करते हैं, B पे और C पे, क्योंकि B से लेके C तक का प्रोसेस कैसा है, एडियाबेटिक है। तो TB VB की पावर गामा -1, TC VC की पावर गामा -1। हम जानते हैं B पॉइंट का टेम्परेचर था T1 और C पॉइंट का टेम्परेचर था T2, तो TB की जगह लिख देते हैं T1 और इसकी जगह लिख देते हैं T2, VC की पावर गामा -1। ठीक है, यहाँ से हम अगर VC अपॉन VB की वैल्यू निकालें तो VC अपॉन VB की पावर गामा -1 हमारे पास कितना हो जाएगा, T1 अपॉन T2 आ जाएगा, राइट। दोनों साइड में अपन पावर किसकी, दोनों साइड में अपन क्या करते हैं, पावर ले लेते हैं, 1 अपॉन गामा -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा देखो VC बाय VB इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 की पावर 1 अपॉन गामा -1, यानी यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया, 1 बाय गामा -1 और यहाँ पर भी क्या कर दिया, 1 बाय गामा -, दोनों साइड में सेम पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर ये पावर लग जाएगी। तो हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, इसको हम नाम दे देते हैं रो। ठीक है, इस रो को बोलते हैं एडियाबेटिक एक्सपांशन रेशो। ओके, हिंदी में इसका नाम है रुद्धोष्म प्रसार अनुपात, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक तो हमारे पास रो का एक्सप्रेशन ये हो गया। इसी तरह से अगर हम देखें तो ये पूरे ग्राफ के अंदर A से लेके B, B से C, C से D और लास्ट में ये जो D से A था, D से A था, ये भी कैसा था हमारे पास, एडियाबेटिक था। तो सेम हम इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, TA VA की पावर गामा -1 इज इक्वल टू TD VD की पावर गामा -1, राइट। TA A पॉइंट का टेम्परेचर हम जानते कितना था, T1 और D पॉइंट का टेम्परेचर कितना था, T2। सो T1 VA की पावर गामा -1 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा T2 VD की पावर गामा -1। ओके, तो यहाँ से हमारे पास सेम अभी जैसे मैंने किया था
VD बाय VA का रेशो हमें कितना मिल जाएगा, T1 अपॉन T2 की पावर 1 अपॉन गामा माइनस 1 मिल जाएगा। अगेन इसको भी हम क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो रो हमें मिल चुका है। सो इसका मतलब ये रेशो और ये रेशो इक्वल है, क्योंकि इनके राइट हैंड साइड इक्वल है, तो यहाँ पर हमें ये इक्वल मिल जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं VC बाय VB इज इक्वल्स टू VD बाय VA, राइट, ये हम लिख सकते हैं। या फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं VC बाय VD इज इक्वल्स टू VB अपॉन VA। अब हमारी वर्क डन की इक्वेशन देखो, ये देखो इक्वेशन नंबर 5, यहाँ पर रेशो है VC VD और यहाँ पर रेशो है VB VA। तो हमें क्या मिला है, VB VA का रेशो मिला है VC VD के इक्वल। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, उसके अंदर W इज इक्वल्स टू ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम हो जाएंगे, बस यहाँ पर T1 है और यहाँ पर T2 है, तो ये ln VB बाय BA दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं। सो वहां पर हमें एक्चुअल में मिल चुका है RT1 log ऑफ VB बाय VA माइनस RT2 log ऑफ, यहाँ VC बाय VD था बट इसको भी वापस हम क्या लिख लेंगे, VB बाय VA लिख लेंगे। सो RT1 माइनस T2 log VB अपॉन VA। ये पूरा कार्नो इंजन का नेट वर्क डन होता है, जो एग्जाम में डेरिवेशन के लिए आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो जाएगा वर्क डन। इसके अलावा हमारे पास जो होता है इसकी एफिशिएंसी, मेन होता है यही फॉर्मूला जिसपे बेस्ड न्यूमेरिकल भी हमारे पास कई बार आ जाते हैं। ठीक है, दक्षता, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो कार्नो इंजन की जो एफिशिएंसी है वो आपको क्या बताती है, वो ये बताती है कि हमने पूरे साइकिल में कितनी बाहर से इसको हीट दी और उस हीट में से कितना पोर्शन वर्क डन के काम में आ गया, उनका रेशो। तो ईटा का फॉर्मूला होता है वर्क डन और हमने कितनी हीट उसको दी है, टोटल हमने हीट यहाँ पर कितनी दी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने कितनी हीट उसको सप्लाई यहाँ पर करी है। तो ये देखो सबसे फर्स्ट प्रोसेस में क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपांशन था तो ड्यू तो 0 था, तो ये Q की वैल्यू हमारे पास कैसी आई है, देखो ये Q की वैल्यू आई है हमारे पास RT1 log VB बाई VA। पॉजिटिव साइन आ रहा है यहाँ पे क्योंकि हम जानते हैं, देखो VB की वैल्यू VA से ज्यादा है इसलिए ये log पॉजिटिव आएगा। ध्यान रखना log के अंदर कोई भी वैल्यू होती है 0.2 0.3, अगर 1 से कम होता है तो log की वैल्यू हमेशा क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो यहाँ हमारे पास पॉजिटिव हो रहा है और मैंने कहा था हीट की वैल्यू पॉजिटिव आई, इसका मतलब क्या होता है कि सिस्टम ने वो हीट अब्सॉर्ब करी है, हमने सिस्टम को बाहर से दी है, तो बाहर से सिस्टम ने Q1 हीट तो ली है। Q2 प्रोसेस में हमें 0 हीट मिली थी क्योंकि वो एडियाबेटिक था। और Q3 की हीट हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि Q3 के अंदर Q3 की वैल्यू आप ध्यान से देखें माइनस आ रही है, Q3 की वैल्यू हमारे पास माइनस आ रही है बिकॉज VC की वैल्यू VD से ज्यादा है, तो ये लॉग तो पॉजिटिव ही देगा, तो ये भी पॉजिटिव, T2 भी पॉजिटिव, R भी पॉजिटिव, तो आगे माइनस साइन लग रखा है, तो Q3 नेगेटिव है इसलिए ये हीट अब्सॉर्ब नहीं हुई है बल्कि सिस्टम ने ये हीट बाहर की तरफ रिलीज करी है, तो इसलिए Q3 को हम नहीं लेंगे। और Q4 में हमारे पास 0 था क्योंकि वो प्रोसेस कैसा है, एडियाबेटिक। तो 4 प्रोसेस में केवल एक प्रोसेस में हीट अब्सॉर्ब की है जिसका फॉर्मूला हम रख देते हैं। तो W का फॉर्मूला हमें मिला है T1 माइनस T2 log VB बाई VA और ऊपर सबसे पहला फॉर्मूला हमने देख लिया था Q1 का RT1 log ऑफ VB अपॉन VA। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, log से log कैंसिल हो जाएगा, T1 माइनस T2 अपॉन T1 या फिर 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब T2 बाई T1 का एक फॉर्मूला देखो, आपको यहाँ पर क्या मिला था, ये देखो, ये देखो, यहाँ से अगर हम T1 बाई T2 की वैल्यू निकालें तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक तो अगर अपन उल्टा इसको कर लेते हैं सो यहाँ से हमें T2 बाई T1 की वैल्यू, इस इक्वेशन से T2 बाई T1 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 1 बाय रो की पावर गामा माइनस 1। कैसे मिलेगा, देखो सबसे पहले इस प्रोसेस में आप क्या करो, इसकी पावर गामा माइनस 1 लो तो इसकी भी पावर गामा माइनस 1 लेनी पड़ेगी, करेक्ट। तो यहाँ तो गामा माइनस 1 से गामा माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो क्या मिल जाएगा, T1 बाई T2 इज इक्वल टू रो की पावर गामा माइनस 1। हमें क्या चाहिए, उल्टा चाहिए, तो T2 बाई T1 इसको भी उल्टा कर दो और इसको भी उल्टा कर दो, तो ये हमको मिल चुका है, राइट। तो एफिशिएंसी के फॉर्मूले में हम ये पुट कर सकते हैं, तो 1 बाई रो की पावर गामा माइनस 1, तो ये भी एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो ये कार्नो इंजन की हमारे पास एफिशिएंसी का
फ़ॉर्मूले का जो भी है क्या कहते हैं एक्सप्रेशन है जिसका डेरिवेशन करने के लिए आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। सो आज के लिए इतना ही और बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रेफ्रिजरेटर का कांसेप्ट हम देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।